गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर मैं क्लास शुरू करूं। आप मुझे सुन पा रहे हो तो फिर मैं क्लास शुरू करता हूं। मुझे मैसेज कीजिए, चैट से मुझे रिस्पांस कर दीजिए कि आप सभी मुझे सुन और देख पा रहे हैं। तो फिर मैं क्लास शुरू करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो मुझे बताएं, मैं क्लास शुरू करता हूं। सब वाइट वाइट है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ब्लैक नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए फिरोज। तो आप रिस्पांस कीजिए मुझे। आर यू गेटिंग माई वॉइस? आपको मेरी आवाज़ जा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर दें। केवल चैट बॉक्स ही ओपन हो रहा है, क्लास ओपन नहीं हो रही है। हम्म। केवल चैट बॉक्स ओपन हो रहा है, क्लास ओपन नहीं हो रही है, बच्चे कह रहे हैं। एक बार बच्चों की क्वेरीज को जरा एड्रेस कर लें, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? कुछ नहीं दिख रहा है। सुधीर इज सेइंग। ओके। रीस्टार्ट योर ऐप। अच्छा, आपने ऐप को सब लोग रीस्टार्ट कीजिए। चलिए भाई। ओके। अब आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है। अब क्लास चल रही है। तो हम्म तो हम लोग क्लास की चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग कारपोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे थे। कारपोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे थे। तो कारपोरेट गवर्नेंस की चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? कल कारपोरेट गवर्नेंस में कहाँ तक पढ़ा था? आप मुझे बताएं कल कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अब तो सबकी क्लास शुरू हो गई है मुझे लगता है।
अब तो इशू नहीं है। हाँ अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया था, एसएम गवर्नेंस पढ़ रहे थे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ई गवर्नेंस पढ़ रहे थे। हम्म, ठीक है, आप लोग अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो क्लास आपको दिख जाएगी। तो हम लोगों ने एम गवर्नेंस और एसएम गवर्नेंस ये दो चीज़ें पढ़ी थी। एम गवर्नेंस और एसएम गवर्नेंस हम लोगों ने पढ़ा था। एमआईएस और जीआईएस पढ़ना शेष था। ई गवर्नेंस के स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे कि ई गवर्नेंस का क्या स्वरूप है हमारे देश में। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ई गवर्नेंस को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ई शासन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ई शासन का स्वरूप कैसा है? ई शासन का स्वरूप कैसा है, उसमें हम लोगों ने एम गवर्नेंस एसएम गवर्नेंस दो के विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग एमआईएस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना पद्धति के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या है प्रबंध सूचना पद्धति? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हम लोग इसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि ई गवर्नेंस विविध रूपों में हमारे सामने जन्म ले रहा है, विविध रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। किन किन रूपों में प्रकट हो रहा है, उसमें हम लोगों ने एम शासन की चर्चा की थी, एसएम शासन की चर्चा की थी। अब हम लोग एमआईएस की चर्चा करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की चर्चा करने जा रहे हैं। है क्या एमआईएस? जब हम लोग प्रबंधकीय गतिविधियों में, ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। एमआईएस एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरीके से काम करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरीके से काम करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का आशय क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का आशय है कि निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में ये सहायता देता है, इसलिए इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। कैसे कार्य करता है अभी आपको समझाते हैं। तो जितनी भी प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, अब अगर उन प्रबंधकीय गतिविधियों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधनों का प्रयोग किया जाता है, तब वह एमआईएस कहलाता है, तब वह एमआईएस कहलाता है। तो एमआईएस का मतलब होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रबंधकीय गतिविधियों का प्रबंधन किया जा रहा है, प्रबंधकीय गतिविधियों का उपयोग किया जा रहा है, प्रबंधकीय गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। तो हम उसे प्रबंधकीय सूचना पद्धति कहते हैं या एमआईएस कहते हैं। अब प्रबंधकीय गतिविधियां क्या होती हैं, मैनेजेरियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो जितनी भी प्रबंधकीय गतिविधियां हैं या प्रबंधक के कार्य हैं, जो प्रबंधक के कार्य हैं या प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, उनको हम पोस्ट कार्ब के रूप में वर्णित करते हैं। पोस्ट कार्ब एक एक्रोनिम है, जैसे स्मार्ट पढ़ा वैसे ये भी एक एक्रोनिम है। हर अक्षर अलग कार्य के विषय में बताता है और ये प्रबंधकों के कार्यों की सूची बताता है। हिंदी में इसको पोस्ट कार्ब लिख सकते हैं। प्रशासनिक जगत के चिंतक हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विश्व के सभी देशों में यह सिद्धांत उसी रूप में मान्य है जिस रूप में प्रतिपादित किया गया है, गुलिक ने जिस रूप में प्रतिपादित किया था। अगर यह पूछा जाए किसी भी देश का प्रबंधक क्या करता है, प्रशासक क्या करता है, तो प्रबंधक क्या करता है, उसके लिए गुलिक ने जो पोस्ट कार्ब की सूची बना दी है, वही उसके सर्वमान्य कार्यों की रूपरेखा है। जितने भी कार्य करता है, जितने भी एक्टिविटीज का संपादन करता है, उन सब को पोस्ट कार्ब में समराइज किया जा सकता है। तो ये 7 कार्यों की रूपरेखा है। कौन कौन से कार्य हैं, एक एक की चर्चा कर लेते हैं।
P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ होता है नियोजन। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ होता है संगठन तैयार करना, संगठन तैयार करना। S फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग का अर्थ होता है कर्मचारियों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का प्रबंध करना। तो कर्मचारियों को कार्मिक लिखते हैं, कार्मिक लिखते हैं, तो कार्मिक प्रबंध करना। D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्शन, निर्देशन, निर्देश देना। CO फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय की स्थापना करना, समन्वयन। समन्वय का अर्थ होता है सहयोग और तालमेल की स्थापना करना, सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करना। R फॉर रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन देना। एंड B फॉर बजटिंग, और बजटिंग का अर्थ होता है आय व्यय का प्रबंध करना। तो ये प्रबंधक के 7 कार्यों की रूपरेखा है। तो जब हम इन सारी प्रबंधकीय गतिविधियों में, इन समस्त गतिविधियों में हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग करते हैं, तब हम उसे MIS कहते हैं। तो हमने बताया कि यह एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है, अर्थात प्रबंधक संगठन के लिए योजनाएं बनाता है, निर्णय लेता है, नीतियां बनाता है, उन्हें लागू करवाता है। संगठन बेहतर तरीके से निर्णय लागू कर सके, इसके लिए संगठन तैयार करता है। संगठन में भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, तकनीकी संसाधन, इन सबको एकत्र करता है और संगठन के उद्देश्यों की दिशा में उन्हें प्रेरित करता है। स्टाफिंग, कर्मचारियों का प्रबंध करता है, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनका मनोबल इत्यादि, इन सारी बातों की देखरेख करना प्रबंधक की जिम्मेदारी है। निर्देशन, संगठन जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है उस उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सदैव अग्रसर होता रहे, इसके लिए आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन देना आवश्यक है। उस सब के लिए एक ही शब्द है, डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन, अगर सहयोग नहीं है तो परिणाम नहीं मिल सकता, और अगर सहयोग के साथ सामंजस्य नहीं है तो अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। तो सहयोग और सामंजस्य दोनों का होना अनिवार्य है। सहयोग और सामंजस्य नहीं होगा तो कार्यों का दोहराव होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो सहयोग और सामंजस्य मिलता रहे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन अगला कार्य। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन देना। इसका आशय है कि जब भी किसी कर्मचारी से कार्य किए जाते हैं, कार्य करवाए जाते हैं, तो उसने जो कार्य किए हैं, जो परिणाम प्राप्त किए हैं, उसके संबंध में फीडबैक लिया जाता है, रिपोर्ट ली जाती है। तो प्रतिवेदन देना। और आय व्यय का प्रबंध करना, बजटिंग, आय व्यय का प्रबंध करना। तो ये अंतिम कार्य है। तो ये 7 कार्यों की रूपरेखा है, ये 7 कार्यों की रूपरेखा है जिसे पोस्ट कार्ब के नाम से जाना जाता है, जिसे पोस्ट कार्ब के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार जब हम इन सारे कार्यों में, ये सारे व्यापक प्रकृति के कार्य हैं, व्यापक महत्व के कार्य हैं, जब हम इन सारे कार्यों में, जब हम इन समस्त कार्यों में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम MIS कहते हैं। इसीलिए हमने शुरू में लिखा कि यह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, अर्थात प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता देता है, प्रबंधकों को निर्णय लेने में
सहायता उपलब्ध कराता है। तो किसी भी प्रबंधक को संगठन में कार्य करने के लिए जितनी भी कार्यवाहियां करनी होती हैं, जो भी गतिविधियां संपादित करनी होती हैं, अब उन सारी गतिविधियों का संपादन वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर सकता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि पहले मैनुअली काम होते थे, अर्थात कंप्यूटर नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर होने की वजह से डिसीजन लेना है, नियोजन करना है, तो सारे आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, फीडबैक इकट्ठा करना, आंकड़ों की एनालिसिस करना, किसी कंक्लूजन तक पहुंचना आसान हो गया। पहले रिपोर्टिंग बहुत कठिन थी, रिपोर्ट मंगाई गई तो तैयार की जाती थी, फिर भेजी जाती थी, महीनों लग जाते थे डाक से पहुंचने में। अब लोकल लेवल पर कहीं कोई रिपोर्ट तैयार की गई है, पलक झपकते मेल के जरिए आपने मंगा ली, व्हाट्सएप करवा ली। तो तरह तरह के साधन हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, इमीडिएट रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। कोई निर्देश देना है तो व्यक्ति से सीधे संपर्क किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जा सकता है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है आदि। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण प्रबंधकीय गतिविधियों को बहुत आसान कर दिया है, संपूर्ण प्रबंधकीय गतिविधियों के प्रयोग को बहुत सरल बना दिया है। जो सरलता आई है वही MIS है, जो सरलता आई है वही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो प्रबंधकीय जॉब में, प्रबंधकीय गतिविधियों के संपादन में इसने जो आमूलचूल परिवर्तन किया है वही आमूलचूल परिवर्तन MIS है, अर्थात प्रबंधकीय गतिविधियों का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रबंध करना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सारे अधिकारी इस प्रकार किस तरीके से निर्णय सहजता से ले सकते हैं। इसके बाद GIS है, यह है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यह है भौगोलिक सूचना पद्धति। क्या आशय है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का? भौगोलिक सूचना पद्धति का क्या आशय है, क्या अर्थ है, हम लोग इस बात को यहाँ पर समझते हैं। GIS का अर्थ है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का अर्थ है, भौगोलिक सूचना पद्धति का अर्थ है कि डिजिटाइज्ड मैप की सहायता से, डिजिटाइज्ड मैप की सहायता से आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका एकीकरण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों के आधार पर किसी एक निष्कर्ष की प्राप्ति करना, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, ये GIS कहलाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? ये तो हमने एक परिभाषा बताई कि डिजिटाइज्ड मैप की सहायता से आंकड़ों का एकत्रीकरण, एकीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष, ये GIS कहलाता है। अब समझते हैं इसे कि इसका अर्थ क्या हुआ। डिजिटाइज्ड मैप क्या है? डिजिटल मैप या डिजिटाइज्ड मैप। डिजिटल मैप, जैसे आप गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, आपने किसी के घर का एड्रेस गूगल मैप पर डाला और इसके बाद आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी दूसरे से पूछे हुए आप उसी मैप के सहारे पहुंच जाते हैं। ओला, उबेर आदि जितनी भी सर्विसेज प्रयोग की जा रही हैं वो इस गूगल मैप का सहारा ले रही हैं। ये डिजिटाइज्ड मैप है, ये डिजिटल मैप है, क्योंकि पहले हम लोग एटलस में जो मैप देखते थे वो नॉन डिजिटाइज्ड है, वो पेपर मैप है। लेकिन डिजिटाइज्ड मैप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैप हमारे सामने उपलब्ध है, डिजिटल मैप है, फ़ोन में हम प्रयोग करते हैं।
लैपटॉप में प्रयोग करते हैं। तो इस डिजिटल मैप की सहायता से हम आंकड़ों को एकत्र करें, जो आवश्यक आंकड़े हैं उन आंकड़ों को एकत्र करें, इकट्ठा करें, उनको कंसोलिडेट करें, उनको इंटीग्रेट करें, उनको आपस में जोड़ें, उन आंकड़ों को हम विश्लेषित करें, उन आंकड़ों का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और एनालिसिस करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये सारा काम जो डिजिटाइज्ड मैप की सहायता से किया जाता है, हम उसे जीआईएस कहते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। जीआईएस के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज के समय में जीआईएस का खुलकर शासन के विभिन्न गतिविधियों में प्रयोग हो रहा है। विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संबंध में, विकास के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, आपदा प्रबंध के संबंध में, जितने भी शासन के बड़े आयाम हैं उन सभी आयामों में आज हम जीआईएस के माध्यम से पहल कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने आपदा प्रबंध से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। आपदा प्रबंध से शुरू करते हैं क्योंकि निवार अभी आया है, अभी अभी आया है निवार। तमिलनाडु में आया है, पुडुचेरी में आया है, भीषण तबाही लेकर आया है। हालांकि अब कमज़ोर पड़ गया है, न्यूज़ में है कि अब कमज़ोर पड़ गया है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अभी जो निवार की गतिविधि आप देख रहे हैं, जो तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन दोनों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हमने निवार के विषय में पहले ही अनुमान लगाया, पूर्वानुमान किया और पूर्वानुमान करके बता दिया कि भाई निवार आने वाला है। तो सतर्क कर दिया। हमने अनुमान लगाया कि कितनी स्पीड से आएगा, हमने अनुमान लगाया कि उस स्पीड से ये कितने दायरे को प्रभावित करेगा, कितने क्षेत्र को प्रभावित करेगा, किन एरिया में लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, धन जन की हानि हो सकती है। हमने वो सारा पूर्वानुमान लगाया। कैसे लगाया? जीआईएस की मदद से लगाया। तूफान से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमने एकत्र किए, उन आंकड़ों को हमने अपने सिस्टम पर एनालाइज किया। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, उससे हमने कम्युनिकेशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हमने उसे एनालाइज किया और एनालाइज करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निवार इतने दिनों तक तबाही मचाएगा, इतने एरिया में तबाही मचाएगा, इतने स्पीड से आएगा। ये सारा हमने जो कुछ आपदा प्रबंधन, जिसमें हमने प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने दोनों पर फोकस किया। वो किस पर बेस था? जीआईएस पर बेस था, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बेस था। इसी प्रकार पूर्व में भी जितनी भी आपदाएं आई, अगर हम उन आपदाओं का पहले से पूर्वानुमान लगाने में सफल रहे, बहुत सारी आपदाओं में सफल रहे, बहुत में सफल नहीं भी रहे, तो यह इस बात पर निर्भर करता है। अगर हमें सफलता मिली, इसका आशय है हमने जीआईएस का बेहतर प्रयोग किया। हमें सफलता वहीं नहीं मिली जहां हमने जीआईएस का बेहतर प्रयोग नहीं किया। और इस प्रकार जीआईएस आपदाओं का प्रबंध करने के लिए एक प्रभावी टूल, एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो रहा है। सुरक्षा, सिक्योरिटी की दिशा में जो अमेरिकन नेटवर्क है वो हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज से अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने अपना नाविक नेविगेशन सेंटर बनाया। जैसे जो अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है, गूगल आदि, उस अमेरिका अपने नेविगेशन सिस्टम को भारत के लिए सिक्योरिटी के लिए प्रयोग नहीं होने देता। परिणाम स्वरूप हमने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया, उसे नाविक के नाम से जानते होंगे आप लोग, पुरानी बात हो गई अब। तो अब उस नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से हम जीआईएस का प्रयोग कर रहे हैं और इस जीआईएस के माध्यम से हमने सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं एयर स्ट्राइक की हमने, ये आप भली भांति जानते हैं। जो हमने एयर स्ट्राइक की, हमारे वायुयान
पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्रों में गए और बहुत सटीक निशाना लगा करके उन्होंने केवल उतने एरिया को नष्ट कर दिया, बाकी चले आए। बाकी किसी भी एरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि आम जनता भी रहती थी आसपास। लेकिन केवल उतने एरिया को हमने नुकसान पहुंचाया जितना एरिया आतंकियों का किला था, आतंकियों का गढ़ था। कैसे किया हमने? जीआईएस के माध्यम से किया हमने, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से किया हमने। हमारे पास उस एरिया की पूरी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हमने उसे कंप्यूटराइज्ड किया, हमने उसे एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमने सारी की सारी एक्टिविटीज़, आना जाना मॉनिटर करना, सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करना, ये सब कुछ जीआईएस के आधार पर हुआ। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आतंकी वीडियो बना के डालते थे जम्मू कश्मीर के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कि देखो हम लोग कितने मज़े कर रहे हैं, हमारे हाथ में बंदूकें भी हैं, देखो ये हम लोग बंदूकें चला रहे हैं और खूब मज़े से खा पी रहे हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास। तो वो युवाओं को गुमराह करने के लिए वीडियो बनाकर डालते थे। और जब कोई भी वीडियो इस प्रकार जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप पर वायरल होता था, तो कुछ दिनों में फिर वो स्टिल फोटोग्राफ बन जाते थे, स्नैपशॉट बना देती थी हमारी आर्मी उन्हें, वो तस्वीरों में चिपक जाते थे। तो जो लोग वीडियो में हरकत कर रहे होते थे वो कुछ दिनों के बाद तस्वीर बन जाते थे। क्यों? कैसे हम उन्हें तस्वीर में परिवर्तित कर देते थे? उस वीडियो के माध्यम से। कैसे उस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचते थे? जीआईएस के माध्यम से। तो व्हाट्सएप पर उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया, हमने जीआईएस के आधार पर उसे एनालाइज किया और जीआईएस के आधार पर एनालाइज करके हम उन तक पहुंच गए और वीडियो में चलने फिरने वाले लोगों को हमने तस्वीर बना के टांग दिया। तो ये जो कार्य किया गया, ये कार्य कैसे हुआ? ये जीआईएस की मदद से हुआ। और अब हम लोग जीआईएस की सहायता से वाम उग्रवाद के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रहे हैं, जीआईएस का प्रयोग कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं और जल्दी ही हार्डली 10 ईयर्स, 10 साल में इस देश से वाम उग्रवाद का नामो निशान खत्म कर देंगे। तो जीआईएस का प्रयोग प्रभावी तरीके से सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए। अब ई डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट, ई जिला। ई जिले का अर्थ हुआ कि जिले की सारी कार्यवाहियां, जिले की सारी गतिविधियां वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हों, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों। लेकिन डेवलपमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हों, ये सदैव आवश्यक नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। अभी डिजिटाइजेशन की गति बड़ी मंद है, लेकिन धीरे धीरे डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन कर लिया जाएगा वैसे डेवलपमेंट को करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा, डेवलपमेंट हमारे लिए स्मूथ हो जाएगा। सारी ज़मीनें, सारे जंगल, सारा जितना भी रिसोर्स है, वह सारा का सारा रिसोर्स, डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा का सारा रिसोर्स यहाँ पर मौजूद होगा। मान लीजिए हमें डेवलपमेंट के विषय में निर्णय लेना है, ये डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी है, तो अगर सब कुछ डिजिटाइज्ड है, अगर सब कुछ डिजिटाइज्ड है तो हमें पता कहाँ होगा कि जिला मुख्यालय कहाँ है, डीएम का कार्यालय कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्कूल कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है, गैस फिलिंग स्टेशन कहाँ पर है, प्राइवेट नर्सिंग होम कहाँ पर है, जनरल मर्चेंट की शॉप कहाँ है, साइकिल का पंचर बनाने वाले की जगह कहाँ पर है, जूता पॉलिश करने वाले की जगह कहाँ है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, चाहे सरकार कर रही हो चाहे निजी क्षेत्र कर रहे हो, सब की एक्टिविटीज़ को हम इस पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दें, सबको ऑनलाइन बना दें। तो अब हम देख पाएंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस इलाके में कितनी ज़्यादा है, कहाँ कितनी कम है। हम ये देख पाएंगे कि किस इलाके में रोज़गार की स्थिति कैसी है, किस इलाके में कम है। हम ये देख पाएंगे किस इलाके में स्कूलों की सघनता है, किस इलाके में स्कूलों की सघनता नहीं है जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी है। कहाँ पर कितनी दूर पर पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, कितनी दूर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पड़ेंगे, कितनी दूर पर अस्पताल पड़ेंगे, कहाँ किस तरीके की डेंसिटी है। तो अगर हमें अब पूरे ज़िले के डेवलपमेंट के लिए डिसीज़न लेना है, कहाँ अच्छी सड़कें हैं, कहाँ स्कूल हैं, कहाँ अस्पताल हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ बनाना है,
इस तरीके से डिजिटाइज करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट किया जा सकता है, पूरे जिले का एक रूपता के साथ विकास किया जा सकता है। और जो कहीं कहीं डेवलपमेंट की डेंसिटी अच्छी होती है, कहीं कहीं डेवलपमेंट की डेंसिटी कम होती है, इस तरीके की जो मिसहैपनिंग्स हैं उसे कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आपदा प्रबंध, सुरक्षा, विकास, इन सभी क्षेत्रों में जीआईएस ने विगत वर्षों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। इसका रोल अच्छा रहा है जीआईएस का। तो ये इतने स्वरूप हैं जिन स्वरूपों में हम ई शासन का लाभ ले रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ई शासन हमारे लिए लागू हो रहा है, तो हमें यह जानना था कि हम ई शासन का लाभ कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इन स्वरूपों का अध्ययन करके हमने ये जाना कि ई शासन का लाभ हमें किन किन रूपों में प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद, हम लोग ई शासन के मॉडल पढ़ेंगे। तो देख लें एक बार क्वेश्चंस आपके, कि अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछा हो तो क्वेश्चन ले लेते हैं, अन्यथा फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जीआईएस इंटरनेशनल इशू इंडिया का होता है, इसका कैसे समाधान होगा? कोई बात नहीं शत्रुघ्न, सब आपस में कोऑपरेशन होता है, इंटरनेशनल एजेंसीज कोऑपरेशन करती हैं और उसी कोऑपरेशन के माध्यम से समाधान होता है। अमेरिकन जीपीएस भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि नाविक की एफिशिएंसी अभी बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो देता है यूएस से, हाँ बिल्कुल ठीक है, कार्टोसैट पर आधारित है, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने सही लिखा है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो ठीक है। हम लोग फिर इसका मतलब है आप जीआईएस समझ गए, मैं जो समझाना चाह रहा था, आपके मैसेज से ऐसा लग रहा है। तो इन स्वरूपों में हम लोग लाभ ले रहे हैं इंफॉर्मेशन ई गवर्नेंस का। अब ई गवर्नेंस के मॉडल कौन कौन से हैं? ई शासन के मॉडल, तो ई शासन के मॉडल को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला, सामान्य सूचना। प्रसार मॉडल। ये मॉडल हमें ये जानने में सहायता करते हैं कि जब हम लोग ई शासन की स्थापना करते हैं तो ई शासन की स्थापना में सूचनाओं का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार किया जा सकता है, ये समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो सबसे पहले है सामान्य सूचना प्रसार मॉडल, जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। दूसरा है क्रांतिक सूचना प्रसार मॉडल, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। तीसरा है समर्थक मॉडल, एडवोकेसी मॉडल। चौथा है अंतराकर्षण मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल। और पांचवा है
तुलनात्मक मॉडल, कंपैरेटिव मॉडल। तो ये इतने मॉडल हैं जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं ई शासन के मॉडल के रूप में। तो एक एक मॉडल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमने पहले बताया कि इन मॉडलों के विषय में हम लोग अध्ययन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इन मॉडल का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। इन मॉडल का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं जिससे हम यह समझ सकें कि ई शासन में सूचनाओं का प्रबंध कैसे किया जाता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए सूचनाओं का प्रबंध होता है और अलग अलग उद्देश्यों के लिए सूचनाओं का प्रबंध कितने प्रभावी तरीके से, कितने बेहतर तरीके से हो सकता है, किन किन रूपों में हो सकता है। तो सूचनाओं के प्रबंध को लेकर के ये मॉडल डेवलप किया गया है। तो सबसे पहला मॉडल है सामान्य सूचना प्रसार मॉडल, जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। तो इस मॉडल के अंतर्गत जो सामान्य सूचनाएं हैं उन सामान्य सूचनाओं के प्रसारण पर बल दिया जाता है। तो जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल के अंतर्गत मैं अगले पेज पर लिखता हूं, यहां पर लिखने की जगह नहीं है। तो जो पहला मॉडल है जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल, इस जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल के अंतर्गत जो सामान्य सूचनाएं होती हैं उन सामान्य सूचनाओं का प्रसार किया जाता है। तो सामान्य सूचनाओं का प्रसार इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को ऐसी सूचनाएं सहजता से, सरलता से सुलभ हो सकें। तो सूचनाओं की सुलभता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मॉडल का विकास किया जाता है। जैसे किसी भी विभाग, कोई भी विभाग क्या काम कर रहा है, तो विभाग के उद्देश्य, कार्य, गठन का प्रकाशन कहाँ पर प्रकाशन होगा? वेबसाइट पर। वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर विभाग के उद्देश्य, कार्य, गठन का प्रकाशन, अधिकारियों के नाम, पते, फोन नंबर आदि का प्रकाशन, विभाग के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं, कानूनों का प्रकाशन, विभाग जिन नीतियों को बनाता है, जो निर्णय लेता है, विभाग के अंतर्गत बनाई जाने वाली नीतियों का प्रकाशन, एटसेट्रा। तो जब हम किसी विभाग के संदर्भ में वो सारी सामान्य जानकारियां जो किसी भी एक जागरूक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, किसी भी जागरूक व्यक्ति के लिए लागू होनी चाहिए, उसे उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए, तो जब उन सारी जानकारियों का हम प्रकाशन करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, तो उसे हम सामान्य सूचना प्रसार मॉडल कहते हैं। तो ये सामान्य सूचना प्रसार मॉडल है जिसके अंतर्गत इन सारी जानकारियों का प्रकाशन होता है। आप देखें, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, गृह मंत्रालय की या रक्षा मंत्रालय की या वित्त मंत्रालय की या पर्यावरण मंत्रालय की, तो कुछ एक वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तुरंत सामने आ जाती है। और कुछ एक वेबसाइट ऐसी बनी होती हैं कि उसमें आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा कहाँ जाएं, इसको खोजना है तो कहाँ जाएं, किस कॉलम में जाएं, किस सब कॉलम में जाएं, तो वहाँ बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल को उसने बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में नहीं लिया, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल कहता है कि जिन सूचनाओं की एक्सेस सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो सूचनाएं सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही होती हैं या जिन सूचनाओं के सर्च किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उनका प्रकटीकरण आसान होना चाहिए, उनकी उपलब्धता आसान होनी चाहिए। तो इस तरीके से वेब पेज डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ये वेब पेज डिज़ाइनिंग का इशू है कि वेब पेज इस प्रकार डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य सूचनाएं सहजता से उपलब्ध कराई जा सकें। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा मॉडल है क्रांतिक सूचना प्रसार मॉडल, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। तो अब क्रांतिक सूचना प्रसार मॉडल की चर्चा करते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। अब क्रांतिक सूचनाएं क्या होती हैं?
क्रांतिक सूचना क्या होती है? क्रिटिकल सूचना उस सूचना को कहते हैं जो संवेदनशील प्रकृति की होती है। तो संवेदनशील प्रकृति की सूचनाओं को, जो आकस्मिक प्रकृति की सूचनाएं होती हैं, ऐसी सूचनाएं जो समयबद्ध उपयोगी होती हैं, अर्थात एक समय के अंदर अगर वे देख ली गई, एक समय के अंदर अगर उनका उपयोग कर लिया गया तब तो अच्छी बात है। अगर एक समय के अंदर उनका उपयोग नहीं किया गया, समय बीत गया, तो समय उपयोग होने के बाद उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगी। और अगर उस समय के भीतर उनका उपयोग किया जाता है तो वे बेहतर परिणाम दे सकती हैं। तो ऐसी सूचनाओं को क्रांतिक सूचनाएं कहते हैं, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ऐसी सूचनाओं का प्रबंध सामान्य सूचनाओं से अलग होना चाहिए, जिससे कि क्रांतिक सूचनाएं लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाई जा सकें, क्योंकि वे संवेदनशील और आकस्मिक महत्व की सूचनाएं होती हैं। एक निश्चित समय के लिए उनकी उपयोगिता होती है, इसलिए क्रांतिक सूचनाओं का प्रसारण अलग होना चाहिए। कैसे होता है? आप देखते हैं, जब आप वेबसाइट ओपन कीजिए तो उस वेबसाइट पर एक एस्टेरिक ब्लिंक करता रहता है रेड कलर का, और उसके माध्यम से वो ब्लिंक करता रहेगा, और इसका मतलब है कि वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि कुछ नया है। वहाँ पे कभी कभी उस एस्टेरिक में लिख भी देते हैं न्यू, नया, जिससे आपका दिमाग तुरंत चला जाए वहाँ पर, और आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली, यूपीएससी ने कोई वैकेंसी निकाली। अब यूपीएससी ने अगर भर्ती की कोई वैकेंसी निकाली, तो भर्ती की वो वैकेंसी किसी एक समय के लिए उपयोगी होगी। जैसे वैकेंसी का समय 15 दिन या 20 दिन इस प्रकार का दिया जाता है कि 15 दिन में आपको वैकेंसी भरनी है। हार्डली 1 महीना दे दिया जाता है कि 1 माह के भीतर आपको वैकेंसी भरनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वैकेंसी पब्लिश की गई वो आपके लिए केवल 1 महीने के लिए उपयोगी है। जैसे 1 महीना बीत जाएगा, ये वैकेंसी आपके लिए बेकार हो जाएगी, वो आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो उस 1 माह के लिए, जब से वैकेंसी निकाली गई और जब तक उसकी लास्ट डेट है, उस 1 माह के लिए वो सूचना क्या हो गई? क्रांतिक सूचना हो गई, क्योंकि वो 1 महीने के लिए ही उपयोगी है, और 1 महीने बीत जाने के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, तो वो क्रांतिक सूचना हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी निवार आया 2 दिन पहले तमिलनाडु में, तो जो एनडीएमए की वेबसाइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो भारत सरकार का जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए की अपनी वेबसाइट बनाई गई है, और जितनी भी इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, उन सभी आपदाओं के लिए वहां पर चुनौतियां दी गई होती हैं। तो जब भी कोई आपदा आनी होती है और पहले से चेतावनी मिल जाती है, तो उस आपदा के लिए प्री डिजास्टर मैनेजमेंट चलाया जाता है। तो उस प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए की वेबसाइट पर उस पर न्यू करके ब्लिंक करता रहेगा, जिससे आप एनडीएमए की वेबसाइट पर जा करके वहाँ आपदा प्रबंधन के लिए, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और उसमें भागीदार बन सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या योजना बनाई गई है, ये भी जान सकते हैं। तो अब निवार कमजोर पड़ गया, अब उसका प्रभाव खत्म हो गया, तो अब आज के बाद से ये इन्फॉर्मेशन किसी महत्व की नहीं रही, बिल्कुल उपयोगी नहीं रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, जब तक ये संभावना व्यक्त की गई थी कि निवार आ रहा है, और जब अभी कल तक निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुदुचेरी में देखा गया,
तो तब तक के लिए ये निवार से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहलाई। इसी तरीके से देश की सुरक्षा से संबंधित, खुफिया संगठनों से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित इत्यादि सूचनाएं क्रांतिक महत्व की सूचनाएं होती हैं। उन्हें क्रांतिक सूचनाएं कहते हैं क्योंकि वे संवेदनशील होती हैं, आकस्मिक होती हैं, समय के आधार पर ही उनका महत्व होता है, समय व्यतीत होने के बाद महत्व चला जाता है। तो जब ऐसी सूचनाओं का प्रसारण करना हो, क्रांतिक सूचनाओं का प्रसारण करना हो, तो क्रांतिक सूचनाओं का प्रसारण सामान्य सूचनाओं के प्रसारण से भिन्न होना चाहिए। होना यह चाहिए कि क्रांतिक सूचनाएं जैसे आप वेब पेज ओपन करें तुरंत आपके सामने ब्लिंक करनी चाहिए। तो आप देखें, जब वैकेंसी आती है, आप यूपीएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जैसे ही पहला पेज, फ्रंट पेज, होम पेज जिसे कहते हैं आप, होम पेज ओपन होता है, वैसे ही होम पेज पे जो नई इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लिंक करती रहती है, जिससे कि आपका निगाह वहाँ पर जाए और आप उसे उपयोग में ला सकें। तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल है। ये तो मैंने सिर्फ वेब पेज की बात की, फिर आगे इसे और आगे बढ़ाना, ऐप आधारित चीज़ों में आगे ले जाना, तो रिसर्चेस जारी हैं जिससे कि क्रांतिक सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन, समय के भीतर प्रबंधन किया जा सके। तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल है। तो दो मॉडल के विषय में हमने चर्चा की, एक जनरल इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल और दूसरा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल। अब तीसरी की चर्चा करने जा रहे हैं, एडवोकेसी मॉडल की। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी आपके देख लें एक बार। टेक्निकल टीम को मैसेज कर दिया, अच्छा टेक्निकल वाला है, वर्ड को थोड़ा बड़ा लिखना है। अच्छा हाँ ठीक है, बड़ा लिखते हैं। वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन भी क्रिटिकल रहेगी, बिल्कुल रहेगी अरबाज, बिल्कुल ठीक है, क्रिटिकल रहेगी। तो क्रिटिकल में क्या न्यू चेंज होता है? बिल्कुल होता है फातिमा, बिल्कुल होगा चेंज, बिल्कुल होगा। तो क्यों क्रिटिकल तो हमेशा क्रिटिकल तेजी से बदल भी सकती है ना, तो चेंज होगा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए निवार आया, अब निवार अपनी गति बदल देता, अपनी दिशा बदल देता, तो देनी पड़ती ना, तब इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती, फटाफट चेंज करनी पड़ती। तो तूफान है उसके मन का है, वो जिधर जाना चाहे जा सकता है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर चेंज आता, तो चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में। आंसर में किस तरह कोट करना है? जैसे पूछा जाएगा वैसे कोट करना है, नहीं पूछा जाएगा नहीं कोट करना है। तो अच्छा, सारे क्वेश्चन तो चले गए। ये दो मॉडल थे, अब तीसरे मॉडल पर आते हैं, एडवोकेसी मॉडल पर आते हैं। तीसरा मॉडल था एडवोकेसी मॉडल, समर्थक मॉडल। समर्थक मॉडल, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिस विषय पर हम आपको पक्ष और विपक्ष के विचार देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे आप अपनी ओपिनियन स्वयं निर्मित कर सकें, आप अपना निर्णय स्वयं बना सकें। तो पक्ष और विपक्ष के विचारों का सृजन करना होता है। तो जहां भी पक्ष, विपक्ष, चर्चा, जहां भी इस तरीके के पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर एडवोकेसी मॉडल अपनाया जाता है, समर्थक मॉडल अपनाया जाता है। क्या करता है ये, क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति को अपना ओपिनियन निर्मित करने में, अपनी राय बनाने में सहायता मिलती है। मान लीजिए अगर किसान कानून है, सीए है ना, बड़ा विवादित रहा, आपने देखा, बिना कारण विवादित रहा, कारण कोई नहीं था, विवाद बहुत था। किसान कानून देख लीजिए, अभी तक सब मांग कर रहे थे कि सुधार नहीं कर रहे हो, जब सुधार कर दिया तो झगड़ा करने पहुंच आए, दिल्ली तक पहुंच आए झगड़ा करने, और अभी भी झगड़ा जारी है। आप देख लीजिए कल दिल्ली में क्या बुरा हाल किया किसानों ने। इस कोरोना पीरियड में किसी को कोरोना का भय भी नहीं है,
कि दिल्ली इस समय कोरोना की राजधानी बनी हुई है, देश की राजधानी के साथ साथ, तो किसी को भय भी नहीं लग रहा है और बड़े पैमाने पर किसान अजागरूकता का परिचय देते हुए चले चले आ रहे हैं। तो समर्थक मॉडल की कमी है उनके बीच में। वैसे तो वो सब भावनाओं का गुबार है और वो पॉलिटिकल आंदोलन है, उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो उस आंदोलन के समर्थन में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण गतिविधि है। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा किया जा रहा है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, विरोध का अपना एक तरीका होता है, जिससे किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे, विरोध अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने मॉडल की बात करें, अगर हम अपने मॉडल की बात करें और इस आंदोलन को जोड़ें, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसान कानून पर कोई विरोध है, तो अब किसान कानून के जो पक्ष हैं, किसान कानून के जो विपक्ष हैं, इन पर जो एक सुनियोजित चर्चा है, ये सभी के बीच प्रसारित की जानी चाहिए, फैलाई जानी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति अपनी ओपिनियन बना सके, अपनी राय रख सके। और जब वो अपनी ओपिनियन बना पाने में सक्षम हो जाएगा, तो हम आपको अपने स्वार्थ के लिए, हम आपको अपने निहित उद्देश्य के लिए आपको आंदोलित नहीं कर पाएंगे, आपका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, राजनेता अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए किसानों को ढाल बना करके, आंदोलन की ढाल बना करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये समर्थक मॉडल का अभाव है। अगर समर्थक मॉडल अच्छे से होता तो इसकी संभावना क्षीण हो जाती, ना हो जाती। तो जिन जिन क्षेत्रों में इस समर्थक मॉडल को प्रमोट किया गया, वहां आंदोलन उतना धीमा होता चला गया, क्योंकि लोगों को बताया गया कि भाई देखो, जो पुराना मॉडल था, जो अंग्रेजी मॉडल था, अभी तक चला आ रहा था, अभी तक तुम उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, सब कुछ निजी हाथों के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खेती में कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, अनाज बेचने में कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, बाकी आप हर जगह प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। तो लोग कर दिया सुधार प्रतिस्पर्धा वाला। अब अभी तक वही बात मांग रहे थे, जब वही बात दे दी तो दे नहीं रहे थे, तब आंदोलन कर रहे थे, जब दे दिया तो फिर आंदोलन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो अपना उनका अलग मॉडल है। लेकिन जो समर्थक मॉडल है, अब वो किसान कानून के पक्ष और विपक्ष के विषय में लोगों को बताएगा, जिससे कि लोग अपनी राय स्वयं निर्मित कर सकते हैं। तो जैसे टीवी पर होने वाली बहस है, टीवी का मतलब है डीडी न्यूज, लोकसभा और राज्यसभा, बस। बाकी तो सब मनोरंजन चैनल है, टीवी न्यूज चैनल है ही नहीं है। टीवी की न्यूज चैनल पर बहस, तो न्यूज चैनल का मतलब 3 चैनल, डीडी न्यूज, लोकसभा, राज्यसभा। बाकी तो सब मनोरंजन के चैनल हैं, सब टीवी, स्टार टीवी की तरीके से। बस अंतर इतना है कि सब टीवी वाले सास बहू दिखा करके मनोरंजन करते हैं, ये राजनेताओं को दिखा के मनोरंजन करते हैं। बाकी हैं सब मनोरंजन चैनल। तो जो बहस आयोजित होती है तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, शांतिपूर्वक, जो आपको विजन देती है, जो आपको विचार देती है, जो आपको थॉट देती है, जिसके आधार पर आप अपने चिंतन की पृष्ठभूमि निर्मित कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार की जो आयोजित होने वाली बहस है, वो एडवोकेसी मॉडल है। समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर भी बहस होती रहती है। तो ये सभी इसी प्रकार के साधन कहलाते हैं। जो चौथा साधन है वो है अंतराकर्षण मॉडल। अभी तक हम लोगों ने जिन मॉडल को पढ़ा, ये जो 3 मॉडल हम लोगों ने पढ़े, ये 3 मॉडल वन वे कम्युनिकेशन मॉडल हैं। वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, एक मार्गी संचार मॉडल है। एक मार्गी का मतलब है एक संचार के लिए पहल कर रहा है और दूसरे एंड तक संचार जा रहा है। जो दूसरा एंड है, दूसरा सिरा है, वो संचार के लिए पहल नहीं कर पा रहा है, वो संचार के लिए पहल नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो मॉडल डेवलप किया गया है वो इंटरेक्शन मॉडल है, ये 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल है।
ये द्विमार्गी संचार मॉडल है। द्विमार्गी संचार मॉडल है। पूछता है भारत। इस तरीके से भारत नहीं पूछता है जिस तरीके से वो पूछते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन मॉडल, द्विमार्गी संचार मॉडल, अंतराकर्षण मॉडल। क्या हुआ अंतराकर्षण मॉडल का अर्थ? हमने बताया ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, द्विमार्गी संचार मॉडल है। इसका मतलब ये है कि सरकार जनता से संचार करती है, ये तीर संचार दिखाता है, और जनता सरकार से संचार करती है। और इस प्रकार संचार, कम्युनिकेशन दोनों मार्गों से होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब विभाग अपना वेबसाइट तैयार करते हैं तो विभाग में फीडबैक का कॉलम होता है कि आप फीडबैक दीजिए, तो आपको अपनी राय भेजने का अधिकार होता है। कॉन्टैक्ट अस का कॉलम होता है कि हमसे संपर्क कीजिए, तो उस कॉन्टैक्ट अस में आप विभागों से संपर्क कर सकते हैं। ग्रीवांस ग्रीवांस शिकायत का कॉलम होता है कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी शिकायत का समाधान हो सकता है। MyGov.in पर प्रधानमंत्री आपसे सुझाव मांगते हैं, आपकी राय मांगते हैं, आपकी शिकायत भी दर्ज हो सकती है। तो प्रधानमंत्री आपसे जो राय मांगते हैं, आपसे जो सुझाव मांगते हैं, वे सारे सुझाव और राय क्या हैं? वे इंटरैक्टिव मॉडल हैं, वे अंतराकर्षण मॉडल हैं, जहां केवल और केवल सरकार जनता से इंटरैक्ट नहीं कर रही है, केवल सरकार जनता से संपर्क स्थापित नहीं कर रही है, बल्कि जनता के प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे सरकार के साथ स्वयं संपर्क की स्थापना करें। तो ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल कहलाता है। ये ज़्यादा रुचिकर होता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि लोगों को अपनी बात कहने का अवसर होता है और लोग अपनी बात सरकार से सीधे कह सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर मॉडल होता है। और जो पांचवा है कंपैरेटिव मॉडल, कंपैरेटिव मॉडल यानी तुलनात्मक मॉडल। हम कहते हैं कि तुलना सुधार का रास्ता तैयार करती है, तुलना सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है या सुधार को प्रोत्साहित करती है। तो अगर हम कहीं सुधार करना चाहते हैं तो सुधार करने के लिए हमें तुलनाओं को अपनाना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हमने अपने यहाँ सिटीजन चार्टर लागू किया और हमने ब्रिटेन में भी देखा है कि वहाँ सिटीजन चार्टर वहीं से शुरू हुआ, तो अगर हम भारत में सिटीजन चार्टर में सुधार करना चाहते हैं कि क्या सुधार रेलेवेंट होंगे, प्रासंगिक होंगे, तो हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिटीजन चार्टर वर्ल्ड के बेस्ट सिटीजन चार्टर हैं। तो हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की तुलना कर सकते हैं यहाँ से, और इस तुलना के आधार पर भारत में इस प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं। पहले जब ई गवर्नेंस नहीं था तो तुलना करना बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ई गवर्नेंस के परिवेश में तुलना करना बहुत आसान है, क्योंकि ब्रिटेन में गुड गवर्नेंस कैसे लागू है, ब्रिटेन में सिटीजन चार्टर कैसे लागू है, वहाँ की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। हम उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहाँ के विभाग ने क्या कदम उठाए हैं, उन कदमों के विषय में हम विभागों की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और इस प्रकार अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधनों ने एक देश की दूसरे देश से तुलना आसान बना दी है, और इस तुलना ने सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है, ई शासन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। तो ई शासन के मॉडल हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें सूचनाओं का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिए, सूचनाओं का प्रकाशन किस प्रकार करना चाहिए, सूचनाओं की लोगों तक उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित करनी चाहिए। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मॉडल विकसित किए गए हैं, क्योंकि सूचनाओं का प्रबंध सूचनाओं के प्राप्त करने के उद्देश्य के आधार पर बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, हमने इन सारी बातों की यहाँ पर चर्चा की। तो ये ई शासन के मॉडल हैं। अब ई शासन के मॉडल के बाद भारत में ई शासन की चर्चा करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी देख लें, नहीं है कोई क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है।
तो भारत में ई शासन की स्थापना के लिए बहुत पुराने समय से हमने कदम नहीं उठाया है, बहुत बाद में हमने कदम उठाया है। विकसित देशों ने इस दिशा में पहले कदम उठा लिया था, लेकिन हमने धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास करने शुरू किए हैं और अब प्रयासों को धीरे धीरे तेजी दी जा रही है। क्या प्रयास शुरू किए हैं, कैसे तेजी दी जा रही है, हम लोग इन सारी बातों के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो भारत में ई शासन, भारत में ई शासन के लिए पहली पहल तब मानी जाती है जब 2000 में आईटी एक्ट पारित हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित हुआ। 2000 की बात है, ये 2000 की बात है। तो आईटी एक्ट पारित किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया और साइबर अपराध वगैरह परिभाषित किए गए, उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई, वो अलग बात है, हम अपने शासन को फोकस करते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर देश में पहला कानून था, पहला कानून था। ये देश का पहला साइबर लॉ है और सही अर्थों में कहें तो एकमात्र साइबर लॉ है अभी तक का। तो ये साइबर लॉ है और इस साइबर लॉ के माध्यम से पहली बार देश में ई साधनों को, इलेक्ट्रॉनिक साधनों को वैधानिक मान्यता मिली, कानूनी मान्यता मिली। क्या अर्थ है इस बात का, इस बात को समझते हैं। 2000 से पहले इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग कानूनी रूप से वैध नहीं था। इसका अर्थ ये था, प्रयोग तो करते थे हम लोग, 90 के दशक में ही कंप्यूटर आ गया तो हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी वगैरह बना ली सारी, तो प्रयोग शुरू हो गया धीरे धीरे लोगों के द्वारा, विश्वविद्यालयों में भी कंप्यूटर आने लगा तो प्रयोग शुरू हो गया, लेकिन इनके प्रयोगों को कहीं कानूनी वैधता नहीं दी गई थी। इसका अर्थ ये था कि मान लीजिए हम कोई भी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट जो हमने कंप्यूटर से तैयार किया, प्रिंट निकाला, कोई भी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट, ईमेल के जरिए भेजा गया कोई डॉक्यूमेंट, अगर हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में रखते तो न्यायालय उसे नहीं मानता, क्योंकि इसकी वैधानिकता नहीं थी, ये वैध नहीं था, लीगल नहीं था। तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता थी हमारे देश में कि हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोगों को कानूनी वैधता प्रदान कर दें। इस दिशा में 2000 का अधिनियम एक प्रभावी अधिनियम सिद्ध हुआ। उसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को वैधता प्रदान की है। तो 2000 में इस दिशा में पहल किया गया। फिर कुछ दिनों बाद फिर जागे 2006 में, 2006 में हमने एनईजीपी बनाया, एनईजीपी बनाया। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया, राष्ट्रीय ई शासन योजना बनाई गई 2006 में। अब ई शासन के लिए जो योजना बनी, इस योजना को केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तरों पर लागू किया गया। इस तरीके से लागू किया गया जिससे कि हम अलग अलग विभागों में ई शासन को प्रोत्साहित कर सकें। तो केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में मिशन मोड प्रोजेक्ट तैयार किए गए और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी विभागों का धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा गया और इसे एनईजीपी का नाम दिया गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का नाम दिया गया। तो अलग अलग स्थानों पर, जैसे उदाहरण के रूप में अगर लेना चाहें हम, तो मान लीजिए भारत सरकार है, तो पासपोर्ट बनाने में बहुत सारे बिचौलिए काम करते थे, बिचौलियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और जो पासपोर्ट बनाने वाले अधिकारी कर्मचारी थे वो सब उनसे मिले होते थे।
तो अगर आप सीधे काउंटर पे पहुंच गए तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होती थी। तो आप कोई नई डेट दे देते थे, कोई ऑब्जेक्शन लगा देते थे, तो आप हैरान परेशान लौटने लगते थे। ये सब जो बिचौलिया है वो देख रहा होता था, मिडिलमैन देख रहा होता था। वो तुरंत आपके पास आता था कि सर क्यों दौड़ रहे हो, इतनी मेरी फीस है और मैं अगली बार आपका काम करवा दूंगा। तो आदमी सोचता था चलो अच्छा है, दौड़ करने से अच्छा। तो जब मिडिलमैन कमीशन लेता था आपसे, तो कमीशन का एक हिस्सा क्लर्क को भी देता था। तो ऑफिशियल स्टाफ को लगता था हाँ अब ठीक है, अब काम करने से मुझे पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि वो सीधे आपसे पैसा ले नहीं पाता था, तो मिडिलमैन से वो पैसा भी लेता था। तब अब वो खुशी खुशी आपका काम कर देता था। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी प्रैक्टिकल लेवल पर काम करने में। लेकिन केंद्र सरकार के इन सारे विभागों में इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कर दिया गया। अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई। हर जगह सीसीटीवी कैमरे आ गए, सारे काउंटर पे लग गए। बिचौलियों को कार्यालय से 500 मीटर दूर खदेड़ दिया गया। अब वे आसपास दिख नहीं सकते। पासपोर्ट बनाने का काम पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। एक एक जगह कितना समय लगेगा, समय भी लिख दिया गया कि उतने समय में आपका ये काम हो जाएगा। तो अब आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने पासपोर्ट बनाने के काम को हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। तो ऐसे हमने प्रोजेक्ट तैयार किए अलग अलग, और एक एक मिशन लक्ष्य रख करके, और इस तरीके से भारत सरकार और इसी तरीके से राज्य सरकारों के प्रत्येक विभागों को ई गवर्नेंस के आधार, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के आधार पर अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया। जैसे पुलिसिंग, हालांकि अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है स्टेट में, लेकिन लक्ष्य यही है हमारा कि अब अगर आप थाने जाएं तो आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे, कितने समय थाने में गए, कितने समय बाहर निकले। तो साथ ही साथ आपने पुलिस को कोई कंप्लेन दी तो एफआईआर अब ऑनलाइन दर्ज होगी, कंप्यूटर पर दर्ज होगी, उसकी एक कॉपी मिलेगी। पहले हाथ से लिखता था, न जाने क्या लिखता था। तो इसके अलावा अगली बात ये भी है कि आप घर बैठे एफआईआर कुछ मामलों में दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको पुलिस थाने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आने अभी बाकी हैं। ये सारे परिवर्तन आने बाकी हैं, अभी ये सब लागू नहीं है। कुछ बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे कुछ बड़े शहरों में कुछ एक शिकायतें आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, बाकी नहीं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स हैं। अम, लेखपाल को आपने पैसा दिया, आप इलाके के दबंग आदमी हैं, आपने लेखपाल को पैसा दिया, बोले कि चेंज करो मेरा जो जमीन का पेपर है और उसमें दूसरे की जमीन मेरा नाम लिखो। तो अब वो लेखपाल अपनी नौकरी कैसे फंसाए? तो उसने एक नया तरीका निकाला। उसने दस्तावेजों पर ब्लू इंक गिरा दी। इंक गिरा दी, सब कुछ अस्पष्ट हो गया जो सरकारी दस्तावेज में मौजूद है। अब आप दबंग हैं, आपने दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जिसकी बेचारे की जमीन, उसी के पास पेपर हैं, वही उसका लीगल स्वामी है। लेकिन लेखपाल और उस दबंग की बदौलत स्याही गिर गई, सब गड़बड़ हो गया। अब आपने केस कर दिया, केस कर दिया तो लड़िए 40 साल, 60 साल, 80 साल, जब फाइनल हो जाएगा तो फिर जजमेंट आएगा। जितनी जो पीढ़ियां किस्मत वाली होंगी उस पीढ़ी में जजमेंट आ जाएगा। आपकी पीढ़ी में तो जजमेंट नहीं आएगा। आपने मुकदमा किया है तो आपकी पीढ़ी में तो जजमेंट नहीं आएगा, सिविल केस में भूल जाइए। तो अगर आप सिविल केस करने जा रहे हैं तो ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार कर लीजिए, बता दीजिए, क्योंकि जजमेंट उसी पीढ़ी में आना है, आपकी पीढ़ी में नहीं आएगा। तो बहुत ही घटिया सिस्टम है। आजादी के 70 साल के बाद भी इतना घटिया सिस्टम, इतना घटिया सिस्टम कि एक किसान की जो जमीन है वो अपनी ही जमीन के मालिकाने हक के लिए दर दर भटकता रहे, शिकायत करता फिरे और उसकी कहीं सुनी ना जाए, क्योंकि अधिकारी और दबंग ने मिल करके वो उसका शोषण कर रहा है। जमींदारी व्यवस्था नए सिरे से जिंदा हो गई है इस देश में। तो कैसे खत्म होगा? इलेक्ट्रॉनिक साधन के जरिए खत्म होगा। सारा का सारा लैंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाए तो उसमें गड़बड़ियां होने की संभावनाएं
समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए गए NEGP के अंतर्गत, और प्रत्येक जिले को ई जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया। पुलिसिंग की ई पुलिसिंग करने का लक्ष्य रखा गया। पोलनेट भी कहते हैं उसे, पोलनेट कहते हैं, पुलिस ऑन इंटरनेट, पुलिस ऑन इंटरनेट। तो इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए NEGP के अंतर्गत। हालांकि बहुत मंद मंथर गति से चलता रहा NEGP, बहुत धीरे धीरे चलता रहा, बहुत अच्छे परिणाम दे पाने में सहायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ विभागों में बेहतर रिजल्ट आए हैं, जैसे मैंने भी एक दो एग्जाम्पल आपको दिए। अब 2015 आने के बाद कुछ नया चेंज आया, एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, और ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम उसे कहते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम शामिल होते हैं, उसे अम्ब्रेला प्रोग्राम कहते हैं। एक संगठन जिसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे संगठन शामिल होते हैं, उसे अम्ब्रेला संगठन कहते हैं। जैसे UN अम्ब्रेला संगठन है, SDG अम्ब्रेला प्रोग्राम है। तो इस तरीके से अम्ब्रेला संगठन और अम्ब्रेला प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, यानी एक ही छत के नीचे सारे प्रोग्राम, एक ही छत के नीचे सारे संगठन, तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में काम करता है। क्या उद्देश्य रखा गया इसका, किस आधार पर ये काम करता है? विजन बनाया गया इसका, 3 विजन रखा गया इसका। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जा रहा है। दूसरा, मांग पर, आपूर्ति और सेवाओं पर बल दिया जा रहा है। और तीसरा, नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। इन 3 बातों पर, ये 3 पर्पज हैं, ये 3 उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया भारत में। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, कि जो आधारभूत संरचनाएं हैं डिजिटल पर आधारित, उनको मजबूत बनाया जाए, जिससे कि लोगों को अच्छा इंटरनेट, स्पीडी इंटरनेट आदि प्रदान किया जा सके। मांग पर आपूर्ति और सेवाएं सुनिश्चित करना, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही लोगों की डिमांड जनरेट हो, उस डिमांड के अनुरूप सप्लाई दी जाए, उस डिमांड के अनुरूप सर्विसेज अवेलेबल कराई जाए। तो मांग पर आपूर्ति और सेवाएं सुनिश्चित की जाए। तीसरी बात, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण कराया जाए। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है कि प्रत्येक नागरिक के पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध हो, मोबाइल हो, आवश्यकता अनुसार लैपटॉप हो। ये सारी चीज़ें अब आवश्यकता बनती जा रही हैं, क्योंकि ई शासन रूप ले ग्रहण करता जा रहा है। एक समय में ये आवश्यकता की चीज़ें नहीं थीं, ये लग्जरी की चीज़ें थीं, कुछ ही लोगों के पास होती थीं, लेकिन अब यह अनिवार्यता बन चुकी है, आवश्यकता बन चुकी है, जीवन का अनिवार्य अंग बन रहा है। तो ऐसी दशा में लोगों के पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध हों, डिजिटल संसाधन के प्रयोग करने के डूज एंड डोंट्स पता हों। आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट कैसे सुरक्षित रहेगा, या आपके डिजिटल संसाधन कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो डूज एंड डोंट्स के बारे में पता होना चाहिए, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण किया जाए। इन 3 बड़े व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ। क्या प्रमुख स्तंभ तय किए गए इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, किन बातों पर बल दिया गया? पहली बात, कि इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें ब्रॉडबैंड हाईवेज तैयार करने पड़ेंगे। ब्रॉडबैंड हाईवेज का अर्थ क्या है, कि हम ब्रॉड मतलब चौड़ा बैंडविड्थ से है, तो अगर ब्रॉड बैंडविड्थ वाले हम नेटवर्क तैयार करेंगे, अगर हम लाइनें बिछाते हैं, तो हम आपको ज़्यादा
स्पीड वाली इंटरनेट की सुविधाएं दे पाएंगे। जैसे अब ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है, पहले तार वाला था। पहले तार वाला सिस्टम था, तो हर 15 दिन में कार्बन जम जाता था उस पे, हर 1 महीने में कार्बन जम जाता था, और फिर आप कंप्लेन करते थे, फिर आता था वो कार्बन छुड़ा करके खंबे पर सीढ़ी लेकर चढ़ता था, कार्बन छुड़ा करके फिर आपको, पुराना सिस्टम था। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज नहीं थे। लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित ब्रॉडबैंड हाईवेज डेवलप किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जिससे कि तेज स्पीड वाला इंटरनेट मिल सके। अब तो 5G पर भी शुरुआत हो रही है कि 5G भी मिलेगा, देखिए कब मिलता है। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज की बात की जा रही है। दूसरी बात, सभी को मोबाइल। तो अगर इलेक्शन में राजनेता इस बात की घोषणा करें कि वोट दे दो मोबाइल देंगे, तो बड़ी बात नहीं है, आगे आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि सभी को मोबाइल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल होगा सभी के पास तभी डिजिटल सशक्तिकरण होगा। और केवल मोबाइल नहीं होना चाहिए, सभी को मोबाइल में इंटरनेट भी मिलना चाहिए। तो इंटरनेट के पैक के साथ मोबाइल होगा, तभी मोबाइल की उपयोगिता है, स्मार्टफोन की उपयोगिता है, तभी अच्छा शासन अच्छे तरीके से आएगा। चौथी बात, ई शासन। अब ई शासन को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा बना दिया गया। अभी तक ई शासन एक अलग योजना थी, लेकिन अब यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा बन गई। और इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन से शासन में सुधार। तो इस बात पर बल दिया जाए, इसे ई शासन कह दिया गया। अगली बात, ई क्रांति। ई क्रांति का मतलब क्या हुआ? ई क्रांति का आशय हुआ कि सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक उपलब्धता या इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, जो भी सेवाएं हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित किया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, केवल और केवल ऑफलाइन मिलता है, आपको एक कार्ड मिल जाएगा। पैन मिलता है तो ऑनलाइन नहीं मिलता, ऑफलाइन कार्ड मिल जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी सेवाएं हैं, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब ऑनलाइन सिक्योर्ड हों, सिक्योर्ड ऑनलाइन अवेलेबल हों, आप उनका जहां चाहें ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। तो सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ई क्रांति। अगली बात, रोजगार हेतु इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रोजगार हेतु इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो अभी तक रोजगार के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में बल देते रहे कि कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं इसी क्षेत्र में है, क्योंकि यह बढ़ता हुआ क्षेत्र है, नई नई संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए विस्तारशील क्षेत्र है, इसलिए ज़्यादा प्रभावी रोजगार यहाँ पर निर्मित किए जा सकते हैं, लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन का आशय ये है कि हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का हब बनाएं। अभी तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर निर्भरता दूसरे देशों पर है, सीधे तौर पर चीन पर है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता बनानी होगी। कैसे आत्मनिर्भरता बनानी होगी?
ये कहता है कि नेट ज़ीरो आयात का लक्ष्य रखना पड़ेगा हमें। आयात का लक्ष्य रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नेट ज़ीरो आयात का लक्ष्य रखना पड़ेगा। यानी कुछ भी बाहर से नहीं मंगाना है, सब कुछ भारत में पैदा करना है। अभी ठीक उल्टा है, सब कुछ भारत बाहर से मंगाते हैं, कुछ भी यहाँ पैदा नहीं करते। आप सोचिए कितना दुखद है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है मोबाइल को देखते हुए, किसी भी चीज़ को देखते हुए। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ही नहीं कहीं जहाँ खपत कर सके। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन एक भी भारतीय कंपनी मोबाइल फ़ोन में नहीं है। एक भी भारतीय कंपनी मोबाइल फ़ोन में नहीं है। सारे के सारे मार्केट पर, सारे के सारे मार्केट पर विदेशियों का कब्जा है। तो अगर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे होते यहाँ पर, तो कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा बाजार है। और जबकि आप कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है बाजार खोजना, क्योंकि नहीं बिकेगा तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ तो बाजार बना बनाया है, यहाँ तो बाजार तैयार बैठा है कि मेड इन इंडिया आए तो लोग खरीदें, लेकिन मेड इन इंडिया गायब है। तो न मेड इन इंडिया है, न मेक इन इंडिया है। अब तो विदेशी आकर के सैमसंग और ओप्पो, वीवो ये सब यहाँ बनने लगे हैं। तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ बनेंगे तो उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा वो अपने देश लेकर चले जाएंगे, हमको कम देंगे। तो इन सारी बातों के बजाय हमें खुद नेट जीरो आयात का लक्ष्य पाना होगा। और अंतिम बात जो कही गई, नंबर डाल लीजिएगा पीछे वाले पेज से, शीघ्र उत्पादन के कार्यक्रम। तो केवल योजना नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, जो योजना हमने बनाई है अभी तक उसको तुरंत हमें उत्पादित करना है, तुरंत हमें लागू करना है। और ई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमें तुरंत आगे बढ़ना है। तो ये अम, इतने स्तंभ हैं जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बनाए गए। ये भारत में अब तक डिजिटल इंडिया के लिए उठाए गए कदम हैं, या ई शासन के लिए उठाए गए कदम हैं। अब कुछ आगे चर्चा करने से पहले एक बार चैट देख लेते हैं। हालांकि मैं निगाह दौड़ाता रहता हूँ चैट पे बीच बीच में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। ई शासन जितना बढ़ेगा साइबर अटैक, वो कोई बात नहीं, बढ़ेगा, साइबर अटैक से निपटेंगे, पढ़ेंगे आगे। आरटीओ ऑफिस में डीएल बनवाने में भी ज़्यादा बहुत, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। कोविड में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल हम लोग तो अब पढ़ रहे हैं डिजिटली। प्रतीक कहते हैं अपने यहाँ क्यों नहीं बनता, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। इनिशिएटिव लेने वाली बात है, क्योंकि ये डायनेमिक फील्ड है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, तमाम चीज़ें हैं। हमारे देश की कंपनियां इतना डायनेमिक नहीं है, वो नहीं चाहती इतना इन्वेस्टमेंट करना, वो केवल कमाना चाहती हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसी से पैसा बनता रहे, रिसर्च नहीं करना चाहती। तो इसलिए जितने भी रिसर्च वाले काम हैं सब विदेशों में हो रहे हैं। तो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए अपडेशन हो रहे हैं। तो हमेशा फ़ोन को अपडेट, आपने एक फ़ोन बना दिया तो जो भी पुराना से पुराना मॉडल है उसको भी आपको सॉफ्टवेयर बैकअप देना पड़ेगा, उसको भी सॉफ्टवेयर अपडेट देना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ कहाँ हमारे देश की कंपनियां सोचती हैं और करती हैं, वो तो बस पुराने ढर्रे पर जिंदा है। माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन निकाल रही है क्वालिटी के कारण, हाँ आ जाए तो अच्छी बात है। पहले माइक्रोमैक्स ने निकाला था और माइक्रोमैक्स के फ़ोन बड़ी क्वालिटी वाले फ़ोन थे। जब स्मार्टफोन नहीं था तो माइक्रोमैक्स का फ़ोन बहुत अच्छा था क्वालिटी वाला। क्यों मार्केट से बाहर हो गया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग परचेज भी करते थे क्योंकि क्वालिटी बेहतर थी। तो उम्मीद करते हैं कि फिर से वो अपने आप को रिवाइव करेगा, रिवाइव कर लेता है तो अच्छी बात है। हैंड रिटन नोट्स मैं कह देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स के लिए पवन, आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है।
जो शीघ्र जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया पहले ही आत्मनिर्भर है, पहले ही आत्मनिर्भर है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया नेट जीरो आयात का लक्ष्य, तो ये पहले से ही आत्मनिर्भर है कागज पर, कागज पर, हकीकत में तो है नहीं। अच्छा नेट प्रॉब्लम है बड़े, हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। मोटोरोला इंडियन कंपनी नहीं है। तो ये हम लोगों ने ई शासन के बारे में, भारत में ई शासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना अच्छा जितना अच्छा अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ है और बेहतर तरीके से लागू हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। तो क्या सीमाएं हैं ई शासन की, हम लोग उन सीमाओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तो सारे पॉइंट लिख ही दे रहे हैं हम, लिख लीजिएगा। यहाँ एक्सप्लेन करने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ लिख दे रहे हैं, बस है नहीं इन सबको करके आपको केवल स्टेटमेंट पूरा करना है। तो पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, जैसे विद्युत है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली होना। अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर पाएंगे। तो बिजली देना सबसे पहली बात है। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश में, तो उसने एक योजना चलाई थी कि लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांट रहा था। तो जब लैपटॉप मिला लोगों को, तो गांव में लैपटॉप पहुंचा, अच्छी बात थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए। ये अच्छी बात है लैपटॉप मिला, लेकिन लैपटॉप मिला तो उसका क्या हुआ। अब ऐसे गांव में भी लैपटॉप पहुंच गया बट करके, जहां पर लाइट ही नहीं है। अब बच्चा लैपटॉप लिए बैठा है, लाइट है नहीं, कहाँ से चार्ज करेगा। तो फिर पास की मार्केट में वो जाता था और वहाँ 10 रुपए, 15 रुपए रेट थे अलग अलग, 20 रुपए, और उस रेट पर वो अपना लैपटॉप चार्ज करवाता था वहाँ, और चार्ज करवा के गांव में 1-2 घंटे के लिए लेकर आता था, क्योंकि चार्ज होने के बाद उससे ज़्यादा चलेगा नहीं। तो इसे कहते हैं रोजगार सृजन। देखिए कितना नया रोजगार सृजित किया उन्होंने, सबको 10-10, 20-20 रुपए का नया नया रोजगार दे दिया, लैपटॉप चार्ज करने का रोजगार। तो नहीं चाहिए ऐसा रोजगार। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाए। दूसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम नहीं है, इसका अभाव है या सक्षम नहीं है। आप देश की राजधानी दिल्ली में बैठे रहिए, और एयरटेल और वोडाफोन ना, बड़े बड़े प्लेयर हैं ये सब, महंगे रेट वाले प्लेयर हैं। जियो ने आकर तो सबकी कमर तोड़ी रेट पर। तो आप लिए फोन बैठे रहिए एयरटेल का, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमेगा थोड़ी देर, घुमाएगा आपको, फिर जाके कहीं डाउनलोड करेगा। मैंने पूरे दिल्ली में कुछ एक इलाकों को छोड़, लुटियंस जोन्स वाला छोड़ दीजिए, वहाँ तो वीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ तो सारी सुविधाएं सबको मिलती हैं। वीआईपीओ को नहीं मिलेगी तो इनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या इनके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वीआईपी वाले क्षेत्र में तो ये बहुत बेहतर सेवा देते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी दिल्ली में नेटवर्क का बुरा हाल है। ये देश की राजधानी का हाल है। गांव में क्या होता होगा, कैसे समझ सकता हूं मैं गांव में क्या होता होगा, कि जब देश की राजधानी दिल्ली में, प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां जहां मैं गया हूं, रहा हूं कुछ समय के लिए, मैंने देखा है जब इन शहरों में जो राजधानियां हैं, और दिल्ली तो देश की राजधानी है, जब वहां पर आप स्पीड वाला इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे पूरे देश में बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कल्पना ज्यादा है, हकीकत कम। जितना क्लेम करते हैं
उतना स्पीड दे नहीं पाते। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, वो सक्षम नहीं है, कमज़ोर है या अभाव है। इसको लिख लेते हैं। हाँ, कोई लिखता है नेहरू विहार में सिर्फ वाईफाई ही चलता है, बाकी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। सुशांत कहते हैं बचपन में ऐसे ही फोन चार्ज करवाते थे 10 रुपए दे करके। अच्छा, उस समय रेट 10 रुपए था। हाँ ठीक है। बिल्कुल बात सही है, स्थिति बड़ी गड़बड़ है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अगली बात, वित्तीय संसाधन की सीमाएं हैं। ये बात सच है कि हमारे पास इतना पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है कि हम सब कुछ उपलब्ध करा सकें एक साथ। लेकिन धीरे धीरे हमें प्रभावी तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए। ये कदम, ये अच्छी बात है। फातिमा लिखती हैं कि छत पर बैठे हैं। ओह, क्या बताएं बच्चे, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, ऐसी ही व्यवस्था है। तो कहीं कहीं तो छत पे भी इंटरनेट नहीं आता। तो चलिए, आप कम से कम लकी हैं कि छत पर बैठे हैं और छत पर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां छत पे बैठने के बाद भी इंटरनेट नहीं आता। अब और कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ये सोच नहीं सकते वहां पर बैठ करके। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप छत पर बैठे हैं और आपको इंटरनेट मिल जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो वित्तीय संसाधनों की सीमाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इंटरनेट के माध्यम से भ्रष्टाचार है। जो संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं बिना कमीशन खोरी के प्रयोग में नहीं आते। स्वाभाविक सी बात है कि संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता, कमजोर उपयोग होता है। वोहरा रिपोर्ट, अपराधीकरण, अधिकारियों का अपराधीकरण हो चुका है, राजनेताओं का अपराधीकरण हो चुका है। और ऐसी दशा में अपराध के साथ मिलजुल करके धनराशियों का बंदरबांट होता है, पैसे का बंदरबांट होता है। तो निश्चित रूप से जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते और इन सबको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। लोकेंद्र कहते हैं सर हम तो घर से दूर जाकर बैठते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप लोग, बालकोनी में भी बैठना पड़ता है। हाँ, अमान कुरैशी कहते हैं हमारे यहाँ तो छत ही नहीं है। भ्रष्टाचार की गंध हर जगह है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या किया जाए अब, क्या किया जाए। तो वोहरा रिपोर्ट, अपराधीकरण, 2.5 दशक हो गए और 2.5 दशकों में भी कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे कि संसाधनों के जो गलत प्रवाह है, गलत दिशा में उपयोग होते हैं, उनको प्रभावी तरीके से रोका जा सके। तो इस दिशा में प्रयास नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ट्रिपल पी का अभाव, निजी क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। जैसे सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में। मेरा ये मानना है कि सरकार को खुद आगे आना चाहिए। अगर भारत के इंजीनियर जा करके, सुंदर पिचाई जा करके गूगल के हेड बन सकते हैं, तो सुंदर पिचाई भारत का कुछ गूगल टाइप का चीज़ नहीं बना सकते। गूगल या कुछ भी ना, कोई भी नाम रख लीजिए। तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, न जाने क्या क्या है, सब कुछ तो विदेशी है। बनाया किसने? इंडियंस ने बनाया। चला कौन रहा है? इंडियंस चला रहे हैं। अपडेट कौन कर रहा है? इंडियंस अपडेट कर रहे हैं। मेंटेनेंस कौन कर रहा है? इंडियंस मेंटेनेंस कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हमारे यहाँ भी तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। सरकार पहल करती, इनिशिएटिव लेती, कोई निजी क्षेत्र इनिशिएटिव लेता, आपस में मिल करके एक इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को नौकरियां देते। हम कहते ठीक है, लो ले लो 2 साल रिसर्च के लिए, 3 साल बनाओ, भारत का एक प्लेटफॉर्म बनाओ, गूगल टाइप का, फेसबुक टाइप का,
व्हाट्सएप टाइप का, और वो पूरा देशी होगा, वो पूरा देशी होगा। लेकिन नहीं किया हमने, नहीं किया हमने। तो ट्रिपल पी के माध्यम से अगर प्रमोट करें तो हम प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं किया हमने? क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि सुधारों के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। इतनी इच्छा शक्ति नहीं रही हमारे राजनेताओं में, क्योंकि सुधारों का दायित्व किसका है? राजनेताओं का है। तो इतनी इच्छा शक्ति नहीं उन्होंने दिखाई कि वे भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत को ले जाने के लिए इतनी प्रभावी तरीके से भूमिका निभा पाते। उल्टा हमारे देश के राजनेता तो बड़े उल्टे सीधे खोपड़ी के रहे। मैं आपको बताऊं, जब अब थोड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन मैं ये सुधार वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 80 के दशक में हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि कंप्यूटर लेकर आएंगे। तो अब भाई विरोध शुरू हो गया कि एक कंप्यूटर आएगा, दसियों की सैकड़ों की नौकरी लेकर जाएगा, इसलिए कंप्यूटर मत आने दो। तो हमारे देश में जब कंप्यूटर का विरोध हो रहा था, उसी समय एट द सेम टाइम सिंगापुर जैसे देशों की पब्लिक सर्विसेज 100% कंप्यूटराइज्ड हो चुकी थी, हो चुकी थी। हम तो आज तक 50% भी नहीं हो पाए। तो सिंगापुर जैसे देशों की 100 पब्लिक सर्विसेज 100% कंप्यूटराइज्ड हो चुकी। छोटे देश हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। हम तो इतने सालों में भी 50% का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। तो और तब हमारे यहाँ क्या था? जब सिंगापुर जैसे देशों में 100% कंप्यूटराइजेशन था, तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ कंप्यूटर का विरोध था। किसी विभाग में, विश्वविद्यालयों में एक कंप्यूटर आके रख दिया जाता था, तो बड़ा भारी भारी भरकम होता था ना, देखा होगा आपने पुराना सेट कहीं भी। तो दुल्हन की तरीके से उसे सजा करके रखते थे, पर्दे से ढक करके रखते थे, सबसे बड़े अधिकारी के चैम्बर में होता था। बाहर लोग वेट कर रहे होते थे कि जो बड़ा वाला अधिकारी है वो दोपहर में लंच पर कहीं निकले, या कोई दोस्त वगैरह आ जाए तो उनके साथ निकले, तो हम लोग ऑफिस में जा करके एक बार देखें कि कैसे होता है कंप्यूटर। तो एक वो युग था। और उस युग में इस देश के, जैसे अभी किसान विरोध कर रहे हैं ना लाल झंडा ले लेकर के, तो वैसे ही उस समय कंप्यूटर का विरोध होता था। आप तुलना कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि उस जमाने में आप थे नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर का विरोध होता था, हाथ में लाल झंडा लेकर के, कि यहाँ कंप्यूटर नहीं आने देंगे। और जो वामपंथियों के श्रमिक संगठन थे, जो वामपंथियों के कर्मचारी संगठन थे, उन्होंने तो आंदोलन में हद कर दी थी। वो विभागों में जाते थे, कार्यालयों में जाते थे, और कंप्यूटर उठा करके लिटरली पटक के तोड़ डालते थे कि ये लो कंप्यूटर, टुकड़े टुकड़े हो गया, आप लेकर आओ। तो ये दुर्दशा थी। तो जब पूरा विश्व कंप्यूटराइजेशन के लिए बढ़ रहा था, तो हमारे देश के राजनेता क्या कर रहे थे? वो इस देश के लोगों को उकसा रहे थे कि कंप्यूटर तोड़ो, अगर कहीं कार्यालय में लगा है, फोड़ दो ला करके, तोड़ दो ला करके, और कंप्यूटर लगने मत दो। तो इस तरीके की जो इच्छा शक्ति है राजनेताओं की, इस तरीके की जो संकीर्णता है राजनेताओं की, इसने इस देश को बहुत पीछे किया है, बहुत पीछे किया है। तो सुधारों के प्रति कठोर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। संसद को चाहिए कि कानून बनाए, लेकिन संसद की प्रभावी भूमिका नहीं रही है। तो संसद अच्छे कानून नहीं बना पाई है। तो प्रभावी भूमिका का अभाव हमें दिखलाई पड़ा है विगत वर्षों में। अगली बात, जब साइबर लॉ बनाया हमने, जब साइबर संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो साइबर खतरे, साइबर अपराध, साइबर खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, साइबर हमले बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहा है। तो इस प्रकार बड़ी तेजी से इन पर बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि जो कोविड 19 पर जो वैक्सीन की रिसर्च चल रही है, भारत में जो रिसर्च चल रही है, उस पर 80,000 बार
साइबर अटैक किया गया। कितने दिन हुए अभी आप कल्पना कीजिए वैक्सीन पर रिसर्च करते हुए, कुछ ही महीने तो हुए। और बस इतने महीनों में केवल वैक्सीन रिसर्च पर मोर देन 80,000 साइबर हमले किए गए जिससे कि वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चुराई जा सकें या इसको सॉफ्टवेयर को रद्द किया जा सके, नष्ट किया जा सके। मोर देन 80,000 साइबर अटैक हुए केवल इतने कम समय में, कुछ महीनों में, और केवल एक पर्पस पर, वो वैक्सीन डेवलपमेंट पर। तो साइबर खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें उन्हें नियंत्रित करना होगा। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है और हमने कोई ऐसा कानून बनाया भी नहीं है, ना हम बनाने जा रहे हैं। जबकि प्रतिवर्ष हम यह अनुभव करते हैं कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के कारण, सोशल मीडिया पर लिखी गई बातों के कारण देश के किसी न किसी भाग में दंगा हो जाता है, बलवा हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है और लाखों की संपत्तियों का नुकसान हो जाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, बेचारे मारे जाते हैं। दिल्ली का दंगा देखिए कितनी बुरी तरह से हुआ, और विशेषकर वो जो आईबी का अधिकारी था, जो अंकित दुबे, क्या नाम था उसका, 200 से ज्यादा उसके शव पर चाकुओं के वार थे। कितनी निर्दयता से मारा गया, एक शव पर, एक शरीर पर 200 से ज्यादा चाकुओं के वार। तो कितना विभत्स, कितना विभत्स। तो ऐसी दशा में ये सोशल मीडिया का मिसयूज करके हमने मानवता को खत्म किया है। सोशल मीडिया का मिसयूज करके हमने लोगों में क्रूरता भरी है। सोशल मीडिया का मिसयूज करके हमने आपस में भाईचारा खत्म किया है। सोशल मीडिया का मिसयूज करके हमने लोगों को आपस में लड़ाया है। इन सब के बावजूद, और ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत हैं देश में, प्रतिवर्ष होती हैं देश के किसी न किसी भाग में। लेकिन परिणाम क्या है? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई नियम आज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है बहुत ही बेहद घटिया है। अगर हम व्हाट्सएप ने क्या किया है कि इंडिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, अच्छी बात है, फेसबुक और व्हाट्सएप ने। और वो एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ बैठता है पता है आपको? अमेरिका में बैठता है, अमेरिका से बैठ के इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। चलिए भाई, एक बात और भी हो गई। दूसरी बात, अगर कोई हाँ, अंकित शर्मा था, यस करेक्ट। तो अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन या कोई भी गलत कंटेंट है जो प्रोमो वहाँ पे बढ़ रहा है, अगर उसको हटाना है तो कैसे हटता है? तो सुरक्षा एजेंसियां सूचना देती हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर को, और वो 36 घंटे लेता है ऑन ऑन पेपर, ये मतलब जो रूल बनाया गया है वो 36 घंटे लेगा और 36 घंटे के भीतर उस कंटेंट को पूरे सिस्टम से हटा देगा। कितना घटिया है! 36 घंटे में वो कहां से कहां की यात्रा कर लेगा। तो आज का जो रूल है हमारा सोशल मीडिया के संबंध में, वो न जाने किस दिमाग से बैठ करके लोग सोच रहे हैं। मुझे तो तरस आता है कि जब इतने बड़े बड़े मिसयूज हम देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े खतरे हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसी अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें बड़े कठोर कदम उठाने चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, नहीं है। जन जागरूकता, भागीदारी का अभाव, पर्याप्त ई साक्षरता, ई जागरूकता, इलेक्ट्रॉनिक साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक जागरूकता का अभाव। तो ये ऐसी कमियां हैं जिन कमियों के कारण जितनी प्रभावी भूमिका हमने इस शासन की सोची थी, वो हमें अभी भी दिखलाई नहीं दे रही है। हालांकि सरकार प्रतिबद्ध है, कदम उठाए जा रहे हैं, सारे पंचायतों का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होना है, और भी अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं जिससे कि हम
इस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। लेकिन अभी भी इस दिशा में और बेहतर किया जाना आवश्यक है और कदम उठाया जाना आवश्यक है। तो अगर हम सुझाव की बात करें तो सुझाव आप लिख लेंगे सारा, इन्हीं को पलटना है, इन्हीं को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जैसे हमने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, तो आप बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया जाए। इसके लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, ट्रिपल पी के आधार पर काम किया जा सकता है, ये आप लिख सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए, इसके लिए भी लोक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। वित्तीय संसाधन की सीमाएं हैं तो वित्तीय संसाधन जनरेट किए जाएं, निर्मित किए जाएं, विश्व बैंक से पैसा लिया जाए या देश में ही कुछ व्यवस्थाएं की जाए। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, इनके प्रति इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए और इन्हें समाप्त किया जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सही तरीके से लागू किया जाए। सुधारों के प्रति कठोर इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। संसद अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करे, बहुत सारे कानून बनाए जाने जरूरी हैं। साइबर लॉ में अमेंडमेंट जरूरी है जिससे कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोका जा सके, साइबर अपराध रोके जा सकें। इसके अलावा निजता को लेकर के जो हमारी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को लेकर के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। निजता को लेकर के आजकल बड़ी नीचता दिखाई जा रही है। आप कोई भी जानकारी किसी को देकर आते हैं और आपका फ़ोन नंबर, आपका सारा डिटेल, आपका पता वो हज़ारों रुपए में किसी दूसरे संस्था को कलेक्ट करके बेच देते हैं। तो ये जो निजता संबंधी सूचनाएं हैं, इसके संदर्भ में बड़े पैमाने पर नीचता हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ई साक्षरता विकसित की जानी चाहिए, ई जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। तो सुझाव इन्हीं को चेंज करके हम यहाँ पर सुझाव लिख सकते हैं। लिख लेंगे, इसको कर लेंगे, ये बड़ा आसान है करना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आपका। सितेश कहते हैं सर आपका पॉलिटी के क्लास भी बाधित हुआ था दिल्ली दंगे में। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब दिल्ली दंगा हुआ था तो पॉलिटी की क्लास रुक गई थी मेरी कुछ दिन। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। प्रशांत भूषण के ट्वीट और हाल ही में कॉमेडियन के ट्वीट न्यायालय ने अवमानना। हाँ बिल्कुल, अब अवमानना की बात अलग है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूज़ की जा सकती है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दिशा में रिफॉर्म किया जाना आवश्यक है। तो ये ई शासन के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली और इस तरीके से हमारा जो ये पहली यूनिट थी, शासन और इसके विविध स्वरूप, ये पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। अब इस पहली यूनिट के बाद आज का समय तो लगभग समाप्त हो रहा है, हो ही चुका है लगभग। तो हम लोग फिर, कल तो संडे है, कल छुट्टी रहेगी, परसों हम लोग मंडे को पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कैसे आंसर फ्रेम करना है। आपके क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, आपके क्वेश्चन भी ले लेंगे और क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर हम लोग पारदर्शिता और जवाबदेही की अगली यूनिट पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस क्लास को फिर यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और परसों हम लोग क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे और फिर तब पारदर्शिता और जवाबदेही पर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये यूनिट एक बार समझ में आई होगी आपको। यूनिट टेस्ट कब होगा, शुभम पूछते हैं। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। शुभम, मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा टेस्ट से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। एक अलग टीम है, पूरी डेडिकेटेड टीम है, वो आपको बता देगी। कल भी एक क्लास ले लीजिए। अरे नहीं अरबाज, कल नहीं लूँगा, एक दिन तो मुश्किल से छुट्टी मिलती है, संडे। डेली तो कम से कम 9 घंटे की क्लास हो जा रही है मेरी, 9 से 10 घंटे की। तो एक दिन तो मैं रेस्ट लूँगा क्योंकि क्लास के अलावा कुछ नहीं हो पाता। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। विकास, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए,
और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष चर्चा फिर हम लोग मंडे करेंगे। थैंक यू।